नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। हम आपको बताएंगे संविधान के किस भाग में निहित है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है DPSP। साथ ही बताएंगे किस देश के संविधान से लिए गए हैं भारत के संविधान में DPSP, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। साथ ही हम आपको बताएंगे इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम आपको बता दें ये हमारा इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 18 है। इससे पहले हम 17 लेक्चर ले चुके हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट HCS PT एक्सक्लूसिव इंडियन पॉलिटी में आप जाके देख सकते हो। लास्ट लेक्चर 17 में हमें बताया था मूल अधिकारों के बारे में, बताया था कराए थे उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही बताए थे हमने मूल अधिकार। हमने बताया था आपको कि भाग 3 में निहित है मूल अधिकार और अनुच्छेद 12 से 35 तक है मूल अधिकार। हम बताते हैं आपको अनुच्छेद 12 के बारे में। अनुच्छेद 12 बताता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 बताता है, यानी आर्टिकल 13 बात करता है कि वो कानून अधिकार, वो अधिकार जो कि अब मूल अधिकारों का अवहेलना करेंगे उनका अल्पीकरण कर दिया जाएगा। उसके बाद बात होती है समानता के अधिकार की, जिसके बारे में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 में दिया गया है कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सब बराबर होंगे। आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 जिसमें बताया गया है धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं आर्टिकल 16 में बताया गया है सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 बात करता है उपाधियों का उन्मूलन, यानी अबोलिशन ऑफ टाइटल। उसके बाद बात आती है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। इसे बताया गया है आर्टिकल 19 में बताया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण। इसी में आता है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 20 में बताया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज्यादा अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी और खुद व्यक्ति अपना गवाह कोर्ट में नहीं बन सकता। यह बताया गया है आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 में बताया गया है राइट टू लाइफ, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षण। और वहीं आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए में बताया गया है शिक्षा का अधिकार, यानी राइट टू एजुकेशन, जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002 में भारत के संविधान में जोड़ा गया था। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि राइट टू एजुकेशन किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। इसका आंसर होगा 86। वहीं आर्टिकल 22 में बताया गया है कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता संरक्षण के बारे में, यानी अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा और उसका कारण बताना पड़ेगा कि इसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। कुछ विशेष मामलों को छोड़कर हर मामले में बताना पड़ेगा। यह बताता आर्टिकल 22, जो कि थे आर्टिकल 19 से 22 तक थे स्वतंत्रता का अधिकार। वहीं अब बात करेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके बारे में बताया गया आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 बात करता है मानव व्यापार तथा बाल श्रम के संरक्षण के लिए। आर्टिकल 24 वही बात करता है कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध के बारे में। अब हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जिनके बारे में बताया गया है 25 से 28 तक। 25 में बताया गया है कोई भी आदमी अपने धर्म का प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। वहीं 26 में बताया गया है कि कोई भी धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 में बताया गया है कि किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 28 बात करता है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों के बारे में, जिनके बारे में बताया गया है 29 और 30 में। आर्टिकल 29 बात करता है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में। आर्टिकल 30 बात करता है अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार है। अब बात करते हैं आर्टिकल 31, जिसे बताया गया था संपत्ति का अनिवार्य अधिकरण, जो कि अब निरस्त कर दिया गया है, जो कि 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अब ये एक लीगल राइट बन गया और यह है आर्टिकल 300 सब क्लोज ए के अंदर। अब बात करें आर्टिकल 32 की, जिसे बताया गया है
जिसे बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिससे कि हमारा आर्टिकल 32 में बताया गया है। ये थे हमारे मूल अधिकारों के बारे में, जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। आप ये विस्तार से देख सकते हो हमारे इससे पहले वाले लेक्चर में। अब बात करते हैं हम डीपीएसपी की, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। राज्य नीतिक निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया है? भाग 4 में। अनुच्छेद 36 से 51 तक बताया गया है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक बताया गया है? तो इसका आंसर आएगा आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। हम आपको बता दें और डीपीएसपी के बारे में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। हम आपको बता दें डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक है। आर्टिकल 36 में फिर राज्य की परिभाषा बताई गई है। वहीं आर्टिकल 37 में इस भाग को समाहित सिद्धांतों का लागू करना बताया गया है। वहीं आर्टिकल 38 में राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 39 में बताया गया है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। वही आर्टिकल 39 सब क्लोज ए में बताया गया है समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट के लिए आर्टिकल 39 सब क्लोज ए में बताया गया है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। आर्टिकल 14 बताया गया है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में। वैसे जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि किस अनुच्छेद में बताया गया है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में? अनुच्छेद 40। आर्टिकल 41 में बताया गया है कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। आर्टिकल 42 बात करता है मैटरनिटी लीव के बारे में। आर्टिकल 43 बात करता है कर्मचारियों के निर्वाह वेतन आदि के बारे में। आर्टिकल 43 सब क्लोज 1 बात करता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। आर्टिकल 43 बी यानी 43 बी बात करता है सहकारी समितियों के प्रोत्साहन यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोत्साहित करना। आर्टिकल 44 जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत का एकमात्र स्टेट है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लग रहा है, वो है गोवा। आर्टिकल 45 बात करता है बलपूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा डीपीएसपी बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 45। वही आर्टिकल 46 बात करता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक नीति को बढ़ावा देने के बारे में। आर्टिकल 47 बात करता है पोषाहार का स्तर बढ़ाने तथा जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य। आर्टिकल 48 बात करता है कृषि एवं पशुपालन के संगठन के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल बात करता है कृषि एवं पशुपालन के संगठन के बारे में? तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 48। वही आर्टिकल 48 सब क्लोज ए बात करता है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में। पर्यावरण से रिलेटेड है आर्टिकल सब क्लोज ए। वही आर्टिकल 48 रिलेटेड है कृषि एवं पशुपालन के संगठन के बारे में। आर्टिकल 49 बात करता है स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की वस्तुओं का संरक्षण के बारे में। आर्टिकल 50 बात करता है न्यायपालिका कार्यपालिका से अलगाव के बारे में, यानी कि दोनों का कार्य अलग अलग है। आर्टिकल 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए। ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा आर्टिकल काम करता है? आर्टिकल 51। आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हम आपको बता देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अब इनके बेस एमसीक्यू। हम आपको बता दें राज्य के कुछ नीति निर्देश तत्वों को संविधान निर्धारित करता है, यद्यपि ये न्यायालय में कानून न्यायोचित नहीं ठहराए जा सकते। यानी अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमें मूल अधिकार नहीं मिल रहे, लेकिन अगर डीपीएसपी हमें नहीं मिलते हैं तो हम कहीं भी शिकायत नहीं कर सकते, ये कहा गया है इनमें। परंतु देश के शासन के लिए मौलिक है
और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, जैसे मूल अधिकार बाध्यकारी है, वही नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है। अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू करने में असफल रहता है तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकता। अब हम बताते हैं इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको इनके बारे में और समझने में आसानी होगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4। हमने आपको बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है, वहीं मूल अधिकार भाग 3 में है। लेकिन यह पूछा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4। हम आपको बता दें ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, आंसर डी नहीं आएगा, इसका आंसर सी आएगा। इसका आंसर सी आएगा, भाग 4, और इसका आंसर डी नहीं आएगा। हम आपको बता दें डीपीएसपी के बारे में दे रखा है भाग 4 में। आगे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यदि कोई राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। कथन बी, गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निर्देशक तत्व है, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। इसमें कथन सही नहीं है, कथन ए, यदि कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। ये गलत है, ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। बाकी कथन बी, गांधीवादी सिद्धांत भी नीति निर्देशक तत्व, हाँ ये कथन सही है, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये कथन भी सही है। ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, ये कथन भी सही है। बी सी डी कथन सही है, कथन ए गलत है, ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं है और इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। अगला प्रश्न 3, निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्व की नहीं है? ये संवैधानिक निर्देश तथा विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ये विशेषता नीति निर्देशक तत्वों की नहीं है। कथन सी कहता है नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। ये कथन बिल्कुल ही सही है, न गलत है, इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता, ये बाध्यकारी नहीं है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को लिया गया है आयरलैंड से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है? गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। हम आपको बता दें आर्टिकल 45 में बताया गया है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार के बारे में भी बताया गया है डीपीएससी में। गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर भी रोक के बारे में बताया गया है डीपीएसपी में। आगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है? आर्टिकल 14 ग्राम पंचायत और गठन के बारे में बात करते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हैं, हाँ सही है। आर्टिकल 41 कृषि एवं पशुपालन के संगठन में बात करता है, ये बिल्कुल गलत है। कृषि व पशुपालन के संगठन में बात करता है आर्टिकल 48, बल्कि आर्टिकल 41 तो बात करता है कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता के बारे में।
आर्टिकल 39A सब क्लोज है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा बिल्कुल सही है। इस तरह इसका गलत है ऑप्शन सी, क्योंकि आर्टिकल 41 तो बात करता है कुछ मामलों में काम का अधिकार के बारे में, बल्कि कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में नहीं था आर्टिकल 48 में। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इनमें से सम्मिलित सही नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? आर्टिकल 36 से 51 तक, 12 से 35 तक, 5 से 11 तक, निम्न में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 36 से 51 तक बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। वहीं 12 से 35 तक बात की गई है मूल अधिकारों के बारे में, और 5 से 11 बात की गई है नागरिकता के बारे में। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, निम्न में कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, इनकी प्रकृति समाजवादी है, ये स्वतः लागू हो जाते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। इसमें सही है ऑप्शन बी, इनकी प्रकृति समाजवादी है। इसके अलावा ए, सी और डी तीनों गलत है। इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये स्वतः लागू भी नहीं होते, ये स्टेट पे डिपेंड करता है वो लागू करे या ना करे। इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त भी नहीं है। इस तरह इसका कथन सही है ऑप्शन बी, इनकी प्रकृति समाजवादी है। प्रश्न 9, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन और या आर्थिक क्षमता और विकास के भीतर कार्य के अधिकार प्राप्त करने वाले लिए प्रणाली व्यवस्था करना, बेरोजगार के मामले में शिक्षा व सार्वजनिक सहायता करना, कार्य के समान स्थितियों जीवन और उद्योगों में सहभागिता करने का प्रयास करना। इसमें कथन सही नहीं है ऑप्शन डी, कार्य की स्थान स्थितियां जीवन और उद्योगों में सहभागिता करने का प्रयास करना। बाकी बेरोजगार मामलों में शिक्षा व सार्वजनिक सहायता देना, कार्य के अधिकार प्राप्त करने के लिए व्यवस्था करना, समान कार्य के लिए समान वेतन या आर्थिक क्षमता के विकास के भीतर करना है, ये सही है। इस तरह इसका ऑप्शन डी गलत है। हमारा आज के सेशन में इतना ही। हम आपको बता दें हमारे क्वेश्चन